गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रूल्स ऑफ इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। चले, रूल्स ऑफ इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। ये टॉपिक चल रहा है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत। आप इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो हेडिंग दिया था, रूल्स दिया था, यूज नहीं दिया था, रूल्स दिया था। तो यूज भी अगर आप लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो शुरू से मैं देते आया हूँ उसी पैटर्न चलो, रूल्स आप लिखो, ठीक। और रही बात टाइटल की, तो टाइटल में हम यूज प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ताकि वीडियो सर्चिंग में आए, ठीक है। अब इसमें आपको रूल 1 चल रहा है, ठीक। तो रूल 1 में 2 स्ट्रक्चर हो चुके हैं, 2 स्ट्रक्चर हो चुके हैं। आपको आज 3rd स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि एक ही क्लास में तो संभव नहीं है, तो क्लास तो कई लेना पड़ेगा। अब आज का जो 3rd स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप लेंगे, क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल लेंगे। चलिए मॉडल ले लिया। अब अभी तक आप पढ़े थे, 1st स्ट्रक्चर में पढ़े थे मॉडल प्लस बेयर इंफिनिटिव, और 2nd स्ट्रक्चर में पढ़े थे आप मॉडल प्लस इंफिनिटिव। तो यहाँ पर क्या था, 2nd में केवल आर्ट और यूज का प्रयोग और बाकी सारे मॉडल्स का प्रयोग 1st में। तो अगर यह तैयार है तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ इस स्ट्रक्चर में हम दोनों का कॉम्बिनेशन कराएंगे, बेयर इंफिनिटिव और इंफिनिटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या था, बेयर इंफिनिटिव, यहाँ पर क्या था, इंफिनिटिव। अब चलिए, उस क्लास को आप देख चुके होंगे, यही आशा करता हूँ, और नहीं चुके होंगे तो आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद ही ये आज का क्लास आप देखिएगा। यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव, चलिए भाई, बेयर इंफिनिटिव, ठीक। यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव लीजिए, उसके बाद पुनः इंफिनिटिव लीजिए, पुनः इंफिनिटिव, ये देखिए, पुनः इंफिनिटिव, ठीक। अब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। पुनः क्या करिए, इंफिनिटिव लीजिए और अदर वर्ड्स। ज्यादा किनारे हो जा रहा है तो थोड़ा सा हम इसको और इधर करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से लेते हैं, 3rd स्ट्रक्चर यहां से लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मॉडल हो गया, फिर बेयर इंफिनिटिव हो गया, और प्लस इंफिनिटिव, प्लस अदर वर्ड्स। ये है, ये स्ट्रक्चर है आज का। देखिए खास अंतर क्या है, इस स्ट्रक्चर में मॉडल प्लस बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ, इंफिनिटिव का नहीं हुआ, और इस स्ट्रक्चर में मॉडल प्लस इंफिनिटिव का हुआ, बेयर इंफिनिटिव का नहीं हुआ। लेकिन इस 3rd स्ट्रक्चर में आपको मॉडल के साथ क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मॉडल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉडल होगा, रेड से ही लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मॉडल कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडल होगा सैड ऑब्लिक विल, ओके, सैड ऑब्लिक विल। और यहाँ पर जो बेयर इंफिनिटिव होगा, ऑलवेज हैव होगा। क्या होगा, ऑलवेज हैव होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज हैव होगा। यानी यहाँ पर आप हमेशा हैव का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। तो
दो चीजें यहाँ फिक्स हो गई, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव का प्रयोग। और ये तो रहेगा ही रहेगा, एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये उतरेगा और ये रहेगा आवश्यकता अनुसार इन्फिनिटिव जिस भी क्रिया की हो, ठीक, और अदरवाइज जो भी हो, उससे कुछ नहीं हमसे मतलब है। अब ये जो सेंटेंस किसको व्यक्त करेगा, तो ये सेंटेंस होगा ऑर्डिनरी सेंटेंस शोविंग क्या, शोविंग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा स्वेच्छा से नहीं किया जाएगा, बाध्यता के चलते, अनिवार्यता के चलते काम सब्जेक्ट करेगा, यानी स्वेच्छा से नहीं करेगा, ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ठीक। तो यह सेंटेंस ऑर्डिनरी होगा कब, शैल और विल के साथ। अब सवाल यह है कि शैल और विल में यहाँ दो कंडीशन होगी, यहाँ पर दो कंडीशन होगी, तो यहाँ पर शैल का जो प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ, और विल का प्रयोग करेंगे ARS के साथ। किसके साथ, ARS के साथ। अब ARS क्या चीज होता है इसको भी जान लीजिए। अगर मालूम का चैप्टर पढ़े होंगे या मेरे स्टूडेंट हो चुके होंगे तो ARS शब्द आ चुका है। ये होता है ऑल, ए से ऑल से रिमेनिंग, और यस सब्जेक्ट्स, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट। इट मीन्स आई और बी को छोड़ करके शेष करता है। तो ये है आपका ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक, ये हुआ सब्जेक्ट, शेष सभी करता। तो आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और विल के लिए ARS का, अरे ARS के साथ विल का प्रयोग, तो सेंटेंस ऑर्डिनरी हुआ। अब इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, यहीं पर हम उल्टा कर देते हैं, ये तो अपलोड कर लिए, ठीक, इसको हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर ARS कर देते हैं, यहाँ पर ARS कर देते हैं, ARS, और यहाँ पर आई ऑब्लिक बी। तो सेंटेंस हमारा ऑर्डिनरी से चेंज होकर इंपेरेटिव बन जाता है। सेंटेंस क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी से चेंज होकर इंपेरेटिव बन जाता है। ये देखिए इंपेरेटिव बन गया। तो ऐसी सूरत में, ऐसी दशा में होता क्या है, यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाएगी, मस्ट। क्या जुड़ जाएगी, मस्ट। यानी मस्ट का अल्टरनेटिव शैल भी हो जाएगा और मस्ट का अल्टरनेटिव विल हो जाएगा। उल्टा बोल लीजिए, शैल का अल्टरनेटिव मस्ट और विल का अल्टरनेटिव मस्ट। अब इसे आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। ठीक, ये आप लिख चुके होंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मैं देता हूं आई शैल हैव, ठीक, टू स्टार्ट जस्ट नाउ। मैं हिंदी बोल दिया करूंगा, आप नोट कर लिया करिएगा। देखिए आई शैल हैव टू स्टार्ट जस्ट नाउ। अब कंपेयर करिए आप, तो भैया ये सब्जेक्ट हो गया और मॉडल के स्थान पर शैल हो गया, बेयर इंफिनिटिव के स्थान पर है निश्चित है, और इंफिनिटिव के स्थान पर टू स्टार्ट हो गया, अदर वर्ड्स के स्थान पर जस्ट नाउ हो गया। बस कर गया। अब इसका अर्थ होगा कि मुझे
अभी, इसी क्षण, जस्ट नाउ का मतलब इसी क्षण प्रस्थान करना पड़ेगा। प्रस्थान करना पड़ेगा या करना होगा। तो इस स्ट्रक्चर का जो अर्थ निकलेगा यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहां पर धातु प्लस ना, ठीक, प्लस होगा, होगी और होगे या पड़ेगा, धातु प्लस ना आपने पड़ेगा और पड़ेगी, ठीक है ना, या पड़ेंगे, पड़ेंगे, ये चीज है, ठीक आएगा। तो देखिए इसका अर्थ तो होगा मुझे इसी क्षण अभी प्रस्थान करना होगा या करना पड़ेगा, यानी किसी बात का ऑब्लिगेशन हो गया, बाध्यता आ गई, अनिवार्यता आ गई। कहीं हमारे रिश्तेदारी में किसी का एक्सीडेंट हो गया या मेरे घर पर कोई बात आ गई और पढ़ाना बंद करके तुरंत में प्रस्थान कर दिया, ये इसका भाव हुआ, ठीक। लेकिन इम्फेटिक नहीं है, सेंटेंस है ऑर्डिनरी। क्या है? ऑर्डिनरी, ये देखिए ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी सेंटेंस है आपका। अब देखिए यानी यह अकस्मात ऐसी बात हुई, तो ऑर्डिनरी सेंटेंस। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस के स्थान पर हम भी लिखते हैं, और देखिए कैसे इसको हम इम्फेटिक बना रहे हैं। यहां पर हमने लिख दिया वी, ओके, और शैल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ऑर्डिनरी सेंटेंस में होता है, और अगर हम विल का प्रयोग करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि विल का प्रयोग कर देते हैं, अरे इम्फेटिक बन जाएगा। तो ऐसी दशा में यहाँ पर आर्मिक हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल आर्मिक मस्ट हैव टू, देखिए अब यहाँ पर हम सेंटेंस बदल देते हैं, टू ओबे, टू ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, कंट्री, लॉज ऑफ द कंट्री। ये देखिए क्या हुआ, हमें देश के कानून का पालन करना होगा या पालन करना पड़ेगा। अवश्य लिखने की जरूरत नहीं है, पड़ेगा। अगर अवश्य लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, विल लगा है। हमें देश के कानून का कार्य पालन अवश्य करना होगा या अवश्य करना पड़ेगा, ओके। तो ये बढ़ गया इम्फेटिक, लेकिन जरूरी नहीं है कि अवश्य लिखा ही जाए, भाव तो दे रहा है। यहाँ की अनिवार्यता और यहाँ की अनिवार्यता में अंतर है। यहाँ हम न भी चाहें तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ कानून को मानना ही मानना है। अगर नहीं मानेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अब हम एआरएस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एआरएस में आप देखिए कि यहाँ पर हम यू सेकेंड पर्सन लेते हैं। क्या लेते हैं? सेकेंड पर्सन लेते हैं। सेकेंड पर्सन अगर हम लेते हैं तो देखिए हम ये कह रहे हैं सेकेंड पर्सन में, ठीक ना, यू। अब सेकेंड पर्सन के साथ सेंटेंस कैसे ऑर्डरली होगा या थर्ड पर्सन के साथ सेंटेंस कैसे ऑर्डरली होगा और कैसे इम्पेरेटिव होगा, इसका अंतर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा जो है ऑर्डरली होगा। तो हम ये कहते हैं कि यू विल हैव, देखो यू विल हैव, ठीक ना, टू गो देयर
नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। तुम्हें अभी इसी क्षण वहां जाना होगा, जाना पड़ेगा। अगली सेंटेंस सूचना के आधार पर, सूचना दिया किसी ने कि यार वहां चले जाओ जरूरी है, ठीक, तो ये ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। यह सेंटेंस आपका ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ, ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। और यह ऑर्डिनरी सेंटेंस ऑब्लिगेशन या कंपल्सन को व्यक्त कर रहा है, परंतु इसे इम्पेरेटिव बनाने के लिए हम देखिए, इम्पेरेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शैल का प्रयोग कर देते हैं और इसमें मस्ट लगा देते हैं, ठीक, आप लिख करके क्लियर कर दिए। लेकिन वाक्य उसी तरह का होना चाहिए, यू शैल ऑब्लिक मस्ट हैव, ठीक है ना। टू पे फाइन, लो भैया कोई गलती हो गई है, क्या करा, तुम्हें जुर्माना भरना होगा। अब अवश्य नहीं लगा रहा है, एक तरह से थ्रेट हो गई, थ्रेट धमकी, तुम्हें जुर्माना भरना होगा या तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इसमें अवश्य लगाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही भाव दे दिया। यानी दोनों ही परिस्थितियों में कार्य स्वेच्छा से करता नहीं कर रहा है, मजबूरी है, बाध्यता, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, अनिवार्यता। कानून वाला एग्जाम जो एग्जाम्पल दिया वो क्या है, कंपल्सन है। इसी तरह से ऑब्लिगेशन और कंपल्सन का एग्जाम्पल होता है, तो बेयर इंफिनिटिव के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। सभी वाक्यों में हैव निश्चित होता है जो बेयर इंफिनिटिव होता है। अब यह सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इम्फैटिक, क्या हो गया, इम्फैटिक सेंटेंस। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास के लिए तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।